हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो काफी स्टूडेंट्स आज न्यू ज्वाइनी है। तो काफी स्टूडेंट्स आज न्यू ज्वाइनी है। तो हमारे एक्चुअली गैसेट स्टेट के 5-6 लेक्चर्स हो गए हैं। तो मैं तुम्हें देखो ग्रुप पे मैंने सेंड कर दिया है, प्लेलिस्ट सेंड कर दी है। तो तुम वहां से वो लेक्चर्स देख सकते हो। बाकी हम कवरिंग लेक्चर्स जो हैं वो साइड बाय साइड लेते रहेंगे। ठीक है, यूट्यूब लेक्चर देख सकते हो वैसे तुम, बट स्टिल वी विल टेक कवरिंग लेक्चर ऑल्सो। ओके। साहिल, डाउट ग्रुप लिंक तुम्हें आया होगा ना? डाउट ग्रुप लिंक तुम्हें सेंड किया होगा। तुम्हारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें देखो डाउट ग्रुप लिंक आया होगा, वही डाउट ग्रुप लिंक ज्वाइन कर लो। हर्षिल, एज आई सेड, आई विल टेक कवरिंग लेक्चर। ओके, मैं कवरिंग लेक्चर लूंगा, बट अभी करंटली तुम रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो इफ यू वांट। ओके, सो वेदांत, मेंस 1 to 3 बैच के लिए इट इज ऑप्शनल। इफ दे वांट टू अटेंड दे कैन अटेंड। ठीक है, कवरिंग लेक्चर, बट ऑब्वियसली ये उनके लिए है जो अभी ज्वाइन किए हैं मेंस ग्रुप। ओके, तो आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। नो रिद्धि, आज के लेक्चर ध्यान से देखो। आज का ज्यादा लिंक है नहीं पहले वाले पार्ट से। ओके, लेक्चर नोट्स ऑब्वियसली तुम्हें बनाना है। एंड आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो ज्यादा कुछ लिंक है नहीं पहले वाले से। थोड़ा बहुत जो रिक्वायरमेंट हो, यस सर से। तो आज कवरिंग लेक्चर नहीं, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं गैसेस स्टेट। एंड आज का जो है वो पहले वाले से कुछ ज्यादा लिंक वाला है नहीं, थोड़ा बहुत लिंक होगा वो हम बता देंगे। ओके, पलक एक्चुअली पेजेस का अगर हम देखें तो पेजेस का एग्जैक्ट आइडिया तो क्या बताएं। तुम स्टार्टिंग से ही कर लो, देन बाद में उसका अलग से कर लेना ना। या तुम छोड़ सकते हो अप्रोक्सीमेटली 30 पेजेस छोड़ दो। ठीक है, 20-30 पेजेस के अराउंड छोड़ दो। मधुकर बोल रहा है 20 to 22 पेजेस। ओके, सो उन्होंने नोट किया, उन्हें ज्यादा पता होगा। सो 20 to 22 पेजेस आ रहे हैं, तो 25 छोड़ दो। चलो 25 पेजेस छोड़ दो, इनफ रहेगा मेरे ख्याल से। ओके, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर। तो अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा हमने पहले ही बताया कि आज का जो लेक्चर है उसका पहले से ज्यादा कुछ लिंक नहीं है, थोड़ा बहुत यूज होगा पहले वाला पार्ट। दैट्स वाई सब लोग इसे अटेंड कर सकते हो एंड नोट्स भी इसके लिख सकते हो। ठीक है,
तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड पार्ट। ओके, तो इट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स थे, केटीजी बोलते हैं इसे। यस अर्शिल, यू कैन कंटिन्यू इन सेम बुक। अगर पहले वाला चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया तो उसी बुक में तुम कंटिन्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है जो हम ले रहे हैं। तो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम केटीजी भी बोल सकते हैं। यस प्रकृति, सेपरेशन ऑफ गैसेस मिक्सचर वाज ओवर इन लास्ट लेक्चर। ठीक है, इसको केटीजी भी बोल सकते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को। तो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। एज आई सेड अर्लियर, तुम 20 टू 25 पेजेस छोड़ सकते हो। ओके, 25 पेजेस छोड़ सकते हो। एंड हम स्टार्टिंग से नहीं करा रहे हैं, मेंस का जितना हो चुका है उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी जो न्यू ज्वाइनिंग है उनका हम कवरिंग लेक्चर साइमल्टेनियसली लेंगे। ओके, उनका कवरिंग लेक्चर हम साइड बाय साइड लेते रहेंगे। मैंने ग्रुप पे रिकॉर्डिंग का लिंक भी शेयर कर दिया है, अगर किसी को रिकॉर्डिंग देखने हैं तो रिकॉर्डिंग भी वो देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आज का जो लेक्चर है वो पहले वाले लेक्चर से ज्यादा लिंक नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। हार्दिक, मैंने ग्रुप पे सेंड किया है, ग्रुप जो है उस पे सेंड किया है मैंने लिंक। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है उसका लिंक ग्रुप पे सेंड किया है। हाँ अर्शिल, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा वो भी। देख लो, पेज लीव करने तो कर सकते हो, लीव कर दोगे तो अच्छा रहेगा, जिससे कि लाइक मोमेंटम जो है बराबर बना रहता है। अदरवाइज आगे पीछे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है उसमें, है ना। यस, जो तुम्हारा अभी कवरिंग वाला पार्ट है वो हम अलग से कराएंगे लाइव लेक्चर्स में। लाइव लेक्चर्स मीन आई विल टेक लेक्चर। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दिया मैंने, तो तुम रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो जिसका देखना है। बाकी हम लेक्चर उसका अलग से कवरिंग करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये, इसको हम शॉर्ट फॉर्म ऑब्वियसली केटीजी बोल सकते हैं। तो इसके कुछ अलग अलग पॉस्टुलेट्स थे। तो पहला ये था कि यार हमारे पास कोई भी गैस है वो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और वो सारे गैस मॉलिक्यूल्स जो है उस गैस के वो शेप, साइज एंड मास में एक जैसे होते हैं। ओके, सो गैस इज मेड ऑफ molecules having identical size, shape एंड मास। ठीक है, जितने भी गैस मॉलिक्यूल है सब हमारे पास पर्टिकुलर गैस के, उनका सबका साइज एक जैसा होगा, शेप भी एक जैसा होगा एंड मास भी सबका एक जैसा होगा। ठीक है, इसके अलावा
जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस है, ये मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के वॉल्यूम से बहुत कम होता है। मैंने आई थिंक रॉन्ग बोल दिया था। तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब कंटेनर के वॉल्यूम से काफी कम रहता है। तो तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is negligible compared to volume of gas मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल जो है उनका वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम से बहुत छोटा होता है, उसको ऑब्वियसली हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, यस दस। नो सिद्धार्थ, सारे गैस मॉलिक्यूल को भी अगर तुम मतलब सारे गैस मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम अगर तुम ऐड कर दोगे तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, खाली स्पेस बहुत ज्यादा रहता है। समझाया? हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा रहता है ना। ओके, तो सारे गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी अगर तुम ऐड कर दोगे तो वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल नहीं आएगा। यस अर्सिल, वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल तो क्या है, एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, आर उसका रेडियस है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बट वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डिफरेंट। बोलो दैट। Sir, like how do we find the like volume of one molecule because lot of empty spaces है ना, electron density रहता है, ऐसे कोई सर्कल तो बना नहीं होता। अरे बट रेडियस तो तुमने डिफाइन किया ही है ना, हाँ हाँ, रेडियस डिफाइन तो किया है ना, तो उसी रेडियस का लोगे ना, ऑब्वियसली वही वाली रेडियस तो तुम यूज हम करोगे। इमेजिन कर रहे हैं कि वो वाला एरिया भरा हुआ है, दैट मीन्स। जो भी रेडियस, लाइक अगर तुम कोवेलेंट रेडियस ले रहे हो तो कोवेलेंट लो, वंडरवॉल ले रहे हो वंडरवॉल लो, जो भी तुम पीरियोडिक में रेडियस तुमने देखा है उसी नहीं के नहीं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ले लो। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी तो स्पेस होता है ना, तो दैट वी वोंट फाउंड, तो लाइक अरे इलेक्ट्रॉन के बीच का स्पेस की थोड़ी बात कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल, है ना। तो मॉलिक्यूल का साइज कहाँ तक होगा, जहाँ तक उसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैलेंस शेल के अच्छा, ओके तक बोल रहे हैं मेनली। ओके ओके सर। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो इट इज वेरी लेस कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, इसके अलावा जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली अपने पास क्या है, मूव करते रहते हैं। तो जब वो रैंडमली मूव करेंगे तो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे एंड कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, दोनों के साथ कोलाइड करेंगे। तो प्रेशर जो है किसी भी गैस का वो क्यों आता है, जब गैस मॉलिक्यूल्स वॉल से कोलाइड करते हैं उसकी वजह से प्रेशर आता है। ठीक है, सो द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल या द गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम मोशन they collide with each other and with wall of container
ठीक है, आपस में भी एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, इसके अलावा कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं, और कंटेनर की वॉल से जो कोलाइड करते हैं उसी की वजह से उसका उनका क्या आता है, प्रेशर आता है। तो प्रेशर ऑफ गैस is due to collision of gas molecules with wall। ठीक है, तो हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो जो प्रेशर है वो क्यों आता है? प्रेशर आता है जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर आता है। नो अर्सिल, आपस में कोलिजन की वजह से प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करेंगे तो उसकी वजह से प्रेशर डेवलप नहीं होगा। प्रेशर डेवलप होगा जब वो गैस मॉलिक्यूल वॉल से कोलाइड करेंगे, तो उस कोलिजन के कारण प्रेशर डेवलप होगा। हो गया सबका? लिखो जल्दी।
हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अभी भी 2 मिनट, जल्दी लिखो भाई यार, ऐसे तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा। हर्षिल सर, व्हाट इफ गैस मॉलिक्यूल सप्लाई टू मच फोर्स ऑन कंटेनर? तो क्या हुआ हर्षिल, मतलब क्या बोलना चाहते हो? ज्यादा प्रेशर है तो क्या बोलना चाहते हो? कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं ऑब्वियसली, ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं, ज्यादा प्रेशर है। हो गया सबका? ऑब्वियसली हाँ, वो कंटेनर की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, कंटेनर की मतलब कितना कैपेसिटी तक का प्रेशर झेल सकता है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर कैपेसिटी जो है उससे ज्यादा प्रेशर तुमने अप्लाई कर दिया, देन ऑब्वियसली फूट जाएगा कंटेनर। ओके, तो डिपेंड करेगा कितना कैपेसिटी तक कंटेनर जो है वो रह सकता है, उसका कितना प्रेशर तक वो मतलब उसको सहन कर सकता है, उस पर डिपेंड करेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो अब हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो कोलिजन होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन होते हैं। इलास्टिक कोलिजन मतलब वहां पर कोई काइनेटिक एनर्जी वगैरह जो है उसका लॉस नहीं होता। तो द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। आगे फिजिक्स में तुम डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। ओके, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन दोनों के बारे में तुम फिजिक्स में आगे पढ़ोगे। अभी जस्ट ये देख लो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। नो दक्ष, वही यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि जितने काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक करेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी से वापस आ जाएगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लो ये वॉल है, ठीक है, तो वॉल को v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया तो वापस भी v वेलोसिटी से ही वो आ जाएगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कंजर्व। तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी। देन यस वेदांत। Sir, but this is only viable for ideal case, right? In an ideal case, it is
ऑब्वियसली ये तो जस्ट थियरी है, थियरी तो थियरी कैन बी रॉन्ग, है ना। यस हम्म। तो और हम जितने भी यहाँ पर पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं सब करेक्ट थोड़ी है। जैसे हमने एक पोस्टुलेट ये भी बोला है कि यार द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, बट ऐसा नहीं है। आगे जब हम रियल गैस की बात करेंगे तो द केसेस विल बी डिफरेंट। ओके, तो ये मेनली हम आइडियल गैस वगैरह की बात करते हैं, और देर इज नॉट ए सिंगल आइडियल। ठीक है, कोई भी गैस जो है वो पूरी तरह आइडियल नहीं होती। तो बट वी आर जस्ट टेकिंग राइट नाउ आइडियल गैस, है ना। अच्छा, तो ओके, सो द गैस मॉलिक्यूल्स जो है they will collide, and how they will collide? The collision will be elastic collision. Okay, means kinetic energy will be conserved. इसके अलावा जब ये मूव कर रहे हैं या जब इनका मोशन हो रहा है तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉलो करेंगे, एंड न्यूटन्स का मेनली सेकंड लॉ फॉलो करेंगे बिकॉज वो यहाँ पर यूज होगा आगे। ओके, सो द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, इज फॉलो। तो सेकंड लॉ जो है न्यूटन का वो क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है यहाँ पर। सेकंड लॉ क्या था यार, सेकंड लॉ क्या था न्यूटन का, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यस, करेक्ट है सिद्धार्थ। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। ओके, इसके अलावा गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, ठीक है, या रिपल्सन फोर्स नहीं होता है। सो देर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्स। ठीक है, ऑब्वियसली बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। तो कोई भी टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर नहीं होगा, ना तो अट्रैक्शन वाला होगा ना रिपल्सन वाला होगा। ठीक है, बट ये सब हम आइडियल के लिए ले रहे हैं। अगर हम रियल गैस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर फोर्स होता है। ओके, लिखो फिर, नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। दक्ष बॉल का जो तुम एग्जांपल ले रहे हो वो केस, एंड ऑब्वियसली गैस मॉलिक्यूल्स का केस बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो गैस मॉलिक्यूल्स की जब ये थ्योरी दी गई थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहाँ पर हम बोलते थे कि जब वो कोलिजन होंगे तो इलास्टिक कोलिजन होंगे, मतलब वहां पर कोई काइनेटिक एनर्जी जो है लॉस नहीं होगी। बोलो। Sir, like this will only be true. These points will be only true for ideal gas form because then it यस is यस possible यस, in. हाँ। Okay.
यस अर्शिल। देखो आपस में गैस मॉलिक्यूल के कोलिजन का तो कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो अपने पास दो गैस मॉलिक्यूल ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, दोनों गैस मॉलिक्यूल एक साइड में ही जा रहे हैं, और मैं बोलता हूँ ये आगे वाला जो है ज्यादा स्पीड से जा रहा है, पीछे वाला स्लो स्पीड से जा रहा है, तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अगर ज्यादा आगे वाला जो गैस मॉलिक्यूल है वो स्लो है और पीछे वाला फास्ट है, तो क्या करेगा, पीछे वाला आगे वाले को क्या करेगा, कोलाइड कर देगा। फिर क्या होगा, फिर पीछे वाला स्लो हो जाएगा और आगे वाला फास्ट हो जाएगा, ठीक है। बट दोनों का काइनेटिक एनर्जी अगर तुम ऐड करके देखोगे तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। सो डिपेंड करेगा गैस मॉलिक्यूल्स कैसे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हो रहा है। लिख लिया सबने? नहीं अर्शिल, नॉट ड्यू टू न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की वजह से हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व हो रही है। न्यूटन का सेकंड लॉ तो ये बताता है कि जो फोर्स है इट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो अब देखो हमारे पास कोई भी गैस जो है उसके बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स, बट वो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी है वो सभी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे गैस मॉलिक्यूल का सेम वेलोसिटी है। तो गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलग अलग रहेगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगी, या फिर इसको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी तुम देख सकते हो। हमारे पास पर्टिकुलर गैस के बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी जो है वो अलग अलग है, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा अगर तुम टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, वो चेंज नहीं होगा, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स of a gas will be different but average kinetic energy remains constant at constant temperature। ठीक है, लेकिन जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट बनी रहेगी अगर तुम टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे। तो क्या होता है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर, ओके। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट, ओके। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है ये केल्विन वाला जो टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगा। बट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, ओके। सो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर हम अगर अलग अलग गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो ऑब्वियसली वो अलग अलग आएगा, बट जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा। बोलो। Sir, so can we indirectly say that average kinetic energy is dependent on the volume? Sorry, the volume is dependent on the average kinetic energy. वाई वॉल्यूम? वॉल्यूम तो कंटेनर का है ना।
Yes, sir, but in gases, volume is directly proportional to absolute temperature. So we can also make the. No, but that will be in the case of like flexible container. Okay, अगर तुम्हारे पास कंटेनर जो है उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, then we can say. But now we are talking generally, like we are generally talking about rigid container जिसमें वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते. Okay, sir. Okay, so ऐसे केस में अगर like if you want to increase the temperature, then pressure increase हो जाएगा. समझाया? क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक्चुअली हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या गैस मॉलिक्यूल्स और फटाफट कंटेनर की वॉल्ट से क्या करेंगे, हीट करेंगे. सोच सकते हैं ऐसे, ज्यादा फास्ट हीट करेंगे तो ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा, है कि नहीं? ओके, तो लिखो, फिर आगे हम चलते हैं. So what is the second last word in fourth line? Second last word in fourth line. It is at na remains constant at constant temperature. But average kinetic energy remains constant at constant temperature. हर्षिल, मान लो हमारे पास कोई गैस है, उस गैस में 10 मॉलिक्यूल है. ओके, हमारे पास मान लो कोई गैस है और उस गैस में मान लो 10 मॉलिक्यूल. तो 10 की 10 मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है या वेलोसिटी है वो अलग अलग रहेगा. ओके, 10 मॉलिक्यूल जो हैं उनका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, अलग अलग. लेकिन हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है 10 मॉलिक्यूल का, वो कांस्टेंट बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं. हाँ, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज. क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. समझाया? तो हमारे पास 10 गैस मॉलिक्यूल है, उनका 10 गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कुछ भी है, अलग अलग है. ऑब्वियसली वो भी चेंज होता रहेगा. क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल तो आपस में कोलाइड हो रहे हैं ना, तो किसी का भी काइनेटिक एनर्जी कुछ है तो थोड़ी देर बाद उसका काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपस में कोलिजन हो रहा है तो उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, है कि नहीं? ओके, सो एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी फिक्स थोड़ी है, वो तो ड्यू टू कोलिजन चेंज होता रहेगा. ओके, वो फिक्स नहीं रहेगा, तो चेंज होता रहेगा. बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा. यस सर, फिर ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. वही तो लिखा है ना हमने कि जो काइनेटिक एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अभी थोड़ी देर बाद हम फॉर्मूला भी लिखा देते हैं, टेंशन ना लो. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी जो गैस है उसका किस पे डिपेंड करेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या हम बोलेंगे कि केल्विन वाले टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. और कैसे डिपेंड करेगा वो बता देते हैं अभी थोड़ी देर में. यार एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यार, मतलब 1 मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल ही होता है ना तो जनरली. एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो पर मॉलिक्यूल हुआ ना 10. जैसे मान लो हमारे पास क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो एवरेज मार्क्स क्या है वो. और मैं बोलता हूँ 10 स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स है, किसी के 5 मार्क्स है, किसी के 4 मार्क्स हैं, किसी के 3 मार्क्स हैं. तो एवरेज मार्क्स किसके होंगे, एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट ही होते हैं ना वो.
ओके, लिख लिया सबने? तो हमारे पास अलग अलग गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कुछ भी रह सकता है, अलग अलग रह सकता है, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ही बना रहेगा। आलोक, केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा यूज आएगा, वो भी बाद में आएगा, अभी उतना यूज है नहीं इसमें। यस दक्ष। नो हर्षिल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। गैस मॉलिक्यूल्स तो मूव कर ही रहे हैं ना, गैस मॉलिक्यूल्स तो मूव करेंगे ही भाई, वो स्टेशनरी रह ही नहीं सकते। लिख लिया सबने? प्रीवियस पेज। प्राकृत देखो जल्दी यार। चले आगे, लिख लिया सबने नहीं? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है उस पे काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करेगा वो भी बताते हैं तुम्हें। तो देखो क्या है, प्रेशर जो है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, उसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं करा रहे, रिक्वायर्ड है नहीं। तो प्रेशर ऑफ गैस तो प्रेशर ऑफ गैस का एक फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लिखवाएंगे। एंड वो जो प्रेशर ऑफ गैस है वो ड्यू टू वेलोसिटी है, वो जो फॉर्मूला है वो क्या है, ड्यू टू वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू 1/3 इंटू स्मॉल n, 1/3 इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M, ठीक है, स्मॉल m कैपिटल N VRMS स्क्वायर। ये बताते हैं क्या है थोड़ी देर में, VRMS भी बताएंगे। VRMS स्क्वायर डिवाइड बाय V, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस। तो ये प्रेशर ऑफ गैस जो है ये फॉर्मूला आया है ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल ऑफ कंटेनर। तो यहाँ पर देखो स्मॉल m जो है इट इज मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, फॉर्मूला याद रख लेना, डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल का कितना मास है, दैट इज स्मॉल m। कैपिटल N जो है इट इज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कितने गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास। कैपिटल V तो ऑब्वियसली वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये वॉल्यूम ऑफ गैस। इसके अलावा VRMS, दिस इज स्मॉल v, इसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। थोड़ी देर बाद इसको हम और डिटेल में बताएंगे कि मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक्चुअली है क्या। तो VRMS इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, सो ये फॉर्मूला यूज करके हम प्रेशर निकाल सकते हैं अगर हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि एक टाइप की एवरेज वेलोसिटी ही है, ठीक है। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी पता हो, कौन सी वाली, रूट मीन स्क्वायर वाली एवरेज वेलोसिटी पता हो, तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं कितना डेवलप हो रहा है गैस मॉलिक्यूल की वजह से। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये क्वेश्चन ले लेंगे, इस पर तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि अप्लाई कैसे करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो गैस मॉलिक्यूल है वो कंटेनर की वॉल से हिट करते हैं, कोलाइड करते हैं, उसकी वजह से प्रेशर आता है। तो प्रेशर जो है वो ये वाला आता है, ठीक है। जब गैस मॉलिक्यूल वॉल से हिट करेंगे तो उसकी वजह से ये प्रेशर डेवलप होगा, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये वाला प्रेशर जो है डेवलप होगा। ओके, तो लिखो, फिर इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेंगे।
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बाद में बताएंगे ना, VRMS इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये बाद में बताएंगे एग्जैक्टली क्या होता है, अभी जस्ट इतना ही देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट प्रेशर exerted by 10⁻23 gas molecules of having 10⁻22 gram mass each. The volume of container is 1 decimeter cube. डेसीमीटर क्यूब मतलब बताया था ना 1 लीटर। इसके अलावा VRMS या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सो 10⁻23 गैस मॉलिक्यूल है हमारे पास एक कंटेनर में, जिस कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, और हर गैस मॉलिक्यूल का जो मास है वो 10⁻22 ग्राम। हमें RMS वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी दिया है 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। निकालना है हमें कितना प्रेशर डेवलप होगा। देखो, यूनिट सिस्टम सॉल्व करते टाइम यूनिट सिस्टम सबका सेम रहा, ठीक है, सबका यूनिट सिस्टम सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का SI में ले लिया, दूसरे का CGS में ले लिया, है ना।
सबका यूनिट सिस्टम सेम रखो। शानिका, एम्प्टी डाउट्स डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली इन डाउट लेक्चर। ओके, सो देखो क्या है हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि सेम यूनिट सिस्टम यूज करो, तो मास जो है केजी में कन्वर्ट कर लो ग्राम से, 10⁻⁻22 ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻25 के। इसके अलावा वॉल्यूम देखो लीटर में दिया है या डेसीमीटर क्यूब में दिया है, तो डेसीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करोगे तो इट इज 10⁻, सॉरी, डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा ना, तो ये 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा। इसके अलावा VRMS जो है ये सेंटीमीटर में है, 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ऐसा यूनिट के लिए क्या लेंगे, इसको मीटर लेंगे, इट विल बी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये सब ऐसा यूनिट में आ गए। यस दक्ष, यू कैन कीप एवरीथिंग इन CGS ऑल्सो, बट उस केस में प्रेशर का यूनिट भी तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा कि प्रेशर का यूनिट क्या है। अभी हम प्रेशर का यूनिट ऑब्वियसली पास्कल में लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि वी आर टेकिंग एवरीथिंग इन ऐसा यूनिट। अगर तुम CGS में रखोगे तो CGS में क्या होता है, प्रेशर आई थिंक डायन होता है ना, CGS यूनिट में प्रेशर का यूनिट डायन होता है आई थिंक, है ना, ठीक है। तो जनरली वो उतना यूज करते ही नहीं है हम। ओके, ATM इज नॉट CGS यूनिट, ATM एक कॉमन यूनिट है जो हम यूज करते हैं। तो प्रेशर जो है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यस, डायन फोर्स का होता है। तो प्रेशर जो है वो क्या हो गया, स्मॉल m, डेसीमीटर क्यूब क्या है, डेसीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम का यूनिट ना, जैसे सेंटीमीटर क्यूब है वैसे ही डेसीमीटर क्यूब है। ओके, DM इज डेसीमीटर एंड क्यूब मतलब पावर रेज टू 3। ओके, तो सेंटीमीटर और डेसीमीटर में क्या रिलेशन है, याद है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, याद है, पढ़ा होगा ना। तो प्रेशर जो है वो क्या है, स्मॉल m इंटू कैपिटल N इंटू VRMS स्क्वायर डिवाइड बाय 3V, यही है ना। सो स्मॉल m क्या है, इट इज 10⁻⁻25, कैपिटल N की वैल्यू क्या है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 10⁻23, VRMS का स्क्वायर मतलब 10⁻3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ V, कितना आया देखो ये 6 9 4, आई थिंक 10⁻7/3 आ रहा है क्या। ओके, सो 10⁻7/3 न्यूटन, नॉट न्यूटन एक्चुअली, पास्कल।
ओके, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात। ओके, सो ये हमारे पास हो गया। दक्ष यार, डायन सीजीएस में मत करो जनरली, है डायन में कर सकते हो, यू कैन, बट आंसर जनरली उसमें दिया ही नहीं होगा डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो उसमें ट्राई मत करो। ओके, ऐसा यूनिट में ही ट्राई करो यहाँ पर। नाउ हमने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम उसका भी तुम्हें एक तरह से बता सकते हैं कि वो कैसे आएगी। ओके, तो देखो क्या होता है, अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होगा, ये क्या होगा देखो, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर। ये होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ओके, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि एक तरह से एवरेज टाइप की, तो इट इज हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर। ये होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो, थोड़ी देर पहले हमने अभी क्या देखा है कि यार P जो है ये क्या है भाई, इट इज 1/3 इंटू स्मॉल एम कैपिटल एन वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाय वी, यही है ना। तो यहाँ से स्मॉल एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर क्या हो गया यार, स्मॉल एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर क्या हो गया इधर से, तो ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ P इंटू वी डिवाइड बाय एन, यही आया ना। ओके, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी
पर मॉलिक्यूल हमारे पास आएगा 1/3 नहीं 1/2 इंटू 3 PV/N, दैट इज नथिंग बट 3/2 इंटू P इंटू V/N। ओके, ये आ गया। तो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, बट स्टिल ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर नहीं आई। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लाने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। अभी पहले लिख लो, फिर वो इक्वेशन लगाते हैं। तो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखा है हमने, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम लिखा है। ठीक है, नाउ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी लेके आएंगे, एंड वहां पर तुम देखोगे कि वो हर्षिल दोनों साइड हाफ से कहाँ मल्टीप्लाई किया भाई? हमने तो नहीं किया। कहाँ किया हाफ से मल्टीप्लाई? ये हाफ mv/s² है ना। और प्रेशर जो है हमने तुमको बताया थोड़ी देर पहले कि ये होता है, तो यहाँ से हमने mv/s² का वैल्यू निकाल लिया क्या है, जो कि ये आ गया, और इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने बाद में। दोनों साइड हाफ से थोड़ी मल्टीप्लाई किया, हमने जस्ट mv/s² का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आया 3/2 PV/N। सर व्हाट इज VRMS? दैट्स मैंने बताया, हम थोड़ी देर बाद में वो बताएंगे, मोस्टली आज नहीं, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में भी बताएंगे। इट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी बस ये देखो, लिख लिया सबने? यस हर्षिल, वही हमने लास्ट पॉइंट लिखवाया था कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, लिख लिया सबने ना? चले आगे। ओके, नाउ देखो, हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एक्सप्रेशन लेके आएंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? इट इज PV इक्वल टू NR। ठीक है,
यहाँ पर आर जो है गैस कांस्टेंट होता था ना। एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हम लेंगे जनरली यहाँ पर, क्योंकि ऐसा यूनिट वगैरह ले रहे हैं, दैट्स व्हाई ये वैल्यू लेंगे। तो देखो नाउ पीवी इज इक्वल टू क्या है, एन आर टी, है ना। एन ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर। तो पीवी की जगह अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करें, तो पीवी की जगह एनआरटी अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, तो देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, पीवी की जगह हम लिख देंगे एनआरटी, है ना। तो क्या था भाई, वो था 3/2 पीवी बाय कैपिटल एन। तो पीवी बाय कैपिटल एन, तो पीवी की जगह लिख दे एनआरटी डिवाइड बाय कैपिटल एन। नाउ स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्मॉल एन बाय कैपिटल एन क्या होगा यार, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, इट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, होता है कि नहीं होता बताओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ मोल्स मिलता है ना। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल एन बाय कैपिटल एन क्या आया, देखो स्मॉल एन बाय कैपिटल एन यहाँ से क्या आ गया, 1/n आ गया क्या। ओके, तो स्मॉल एन बाय कैपिटल एन आ गया 1/n। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये आ गया 3/2, स्मॉल एन बाय कैपिटल एन को क्या लिख सकते हैं, 1/n। तो इट इज R/NA इंटू टी। ओके, तो 3/2 R/NA इंटू टी जो है ये आ गया हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अच्छा, इसको हम R/NA को एक फिजिक्स में एक कांस्टेंट पढ़ोगे तुम, केबी, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, वो भी बोल सकते हैं। तो इट कैन ऑल्सो रिटर्न एज 3/2 केबी इंटू टी, दैट केबी इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, ये केबी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो हियर केबी इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, दैट इज नथिंग बट R/NA। ठीक है, तो वैल्यू ऑब्वियसली R की वैल्यू डिवाइड बाय NA की। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या आया, 3/2 RT/NA। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या है, 3/2 RT/NA। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन, और कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, R और NA की वैल्यू तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर जो चेंज होने वाली वैल्यू है वो कौन सी है, टेम्परेचर वाली वैल्यू। ओके, सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो कि हमने लास्ट पॉइंट बताया था वहां पर। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। PV इज इक्वल टू NRT यार, PV इज इक्वल टू NKT थोड़ी है, इट इज NRT। लास्ट लाइन हमने लिखा हियर KB इज इक्वल टू बोल्ट्जमान, BOLTZMANN, बोल्ट्जमान कांस्टेंट।
हो गया सबका? सो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आया है ना। अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाले तो एक मॉलिक्यूल का पता है। यस सर। तो एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी पता है, एक मोल का निकालने के लिए क्या करें? एक मोल मॉलिक्यूल का पता है, एक मोल का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय एन कर देना। ओके, सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या हो जाएगा? सो इट इज 3/2 RT अपॉन Na। ये पर मॉलिक्यूल था, मल्टीप्लाई बाय Na कर लिया, मतलब एक मोल का आ गया। सो दिस इज नथिंग बट 3/2 RT। ओके, सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो है ये आ गया। एंड व्हाट अबाउट टोटल काइनेटिक एनर्जी? अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मतलब जितने भी मोल्स है सबका काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT। ओके, दैट विल बी टोटल काइनेटिक एनर्जी। यस दक्ष बोलो। सर वो जो आपको एवरेज के पर मॉलिक्यूल इक्वल टू हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर मिला, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है ना, वो डायरेक्ट है नहीं, ना? वो तो क्या है, एवरेज है ना। तो हम आरएमएस वाला ही वेलोसिटी यूज कर रहे हैं उसके लिए। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं? आरएमएस वाला। मतलब एक्चुअली ये डेरिवेशन नहीं है, एक तरह से क्या है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ओके, जो तुम बता रहे हो ना, व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी? इट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी भाई क्या होगी? इट इज हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस हाफ mv3 स्क्वायर एंड इस टाइप से टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो टोटल मॉलिक्यूल्स जब हम करते हैं तो हमारे पास ये जैसे आ गया कैपिटल एन। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखो हाफ इंटू एम कॉमन आ गया एंड बचा हुआ पार्ट क्या? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ये सब आ रहा है। ओके, एंड देन डिवाइड बाय कैपिटल एन भी हो रहा है। सो ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट, ये हो जाता है वी आर एम एस। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि वी आर एम एस स्क्वायर एक्चुअली क्या है। तो ये वाला जो पार्ट है यही एक्चुअल में वी आर एम एस स्क्वायर। ओके, सो half mvrms square is average kinetic energy per mole। लिख लिया सबने? यस, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स। टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकाला? अरे भाई यार, एक मोल का पता है तो एन मोल का क्या होगा? ठीक है, इसको तुम वैसे ही देख लो ना। यार क्लास में मान लो 10 स्टूडेंट है, ठीक है, और एवरेज मार्क्स जो है वो मान लो 4 है। 4 मार्क्स जो है वो क्या है? एवरेज है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए भाई? 10 इंटू 4 कर सकते हो नहीं कर सकते? बताओ। अगर क्लास में 10 स्टूडेंट है और एवरेज मार्क्स जो है 4 है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए स्टूडेंट के? 10 इंटू 4 हो गए ना। ओके,
हो गया सबका? नहीं, डेरिवेशन लर्न करने की जरूरत है नहीं, फॉर्मूले याद रख लो। कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने? जो बॉक्स वाले वो फॉर्मूले याद रखने जो हमने बॉक्स किए ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पर मोल, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये सब याद रखना। ओके, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, एट 2 लीटर bulb contains 10⁻23 gas molecules and exert 10⁻6 Pascal pressure. कैलकुलेट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की मूवमेंट की वजह से आती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। तो हम जो बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि V² वाले फॉर्मूले से आती है, जो कि हम करा रहे हैं, ठीक है। सो कैलकुलेट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जिस काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी निकालो एंड ऑब्वियसली एवरेज है ना, कैलकुलेट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी निकालनी है और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है। यस, ऑब्वियसली वो दिया जाएगा कि पर मोल निकालनी है, पर मॉलिक्यूल निकालनी है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि पर मॉलिक्यूल निकाल।
तो देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालने, अब देखो दिया क्या वो देख लो ना। एक तो तुम्हें प्रेशर दिया है 10⁶ पास्कल, इसके अलावा क्या दिया है, वॉल्यूम भी पता है, लीटर में पता है लेकिन वॉल्यूम है ना, इसको कन्वर्ट कर दो मीटर क्यूब में। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है। तो यार एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मूला था ना इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या था, इट वाज 3/2 PV/N, है ना। तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू प्रेशर इज 10⁶, इंटू वॉल्यूम इज 2 इंटू 10⁻³ एंड वॉल्यूम कितना है, सॉरी एन कितना है 10⁻23। तो कितना आ गया ये, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ रहा है, दिस इज 3 इंटू 10⁻² आ रहा है -20। ओके, सो दैट विल बी इन जूल। ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, सो ये पर मॉलिक्यूल आ गया। और अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो क्या करोगे यार, जस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर लोगे ना। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का इतना है, टोटल मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 10⁻23 है, तो कितना आ गया 3000 जूल आ गया ना। कुछ मिस्टेक तो नहीं किया यार, 2 से 2 कैंसिल आउट 10⁶ पास्कल। यस सर, ऐसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला ऑब्वियसली याद होना चाहिए। करेक्ट है ना। मीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं करोगे तो रॉन्ग आएगा ना, क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट नहीं है लीटर। ओके, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर क्यूब है। बोलो Sir, total kinetic energy will be like the sum of the average of all. That means. ऑब्वियसली, मतलब ये वैसा ही है ना, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी बताया ना यार, टोटल स्टूडेंट 10 है और एवरेज मार्क्स क्लास के 4 हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 40 हो गए ना। बेसिकली हाँ, तो वही सेम कॉन्सेप्ट रहता है ना, उसका थोड़ी चेंज होगा। It will be like the total average marks, ना वैसे। हाँ, टोटल एवरेज मार्क्स के टोटल मार्क्स ही हो गए ना, टोटल एवरेज मार्क्स, टोटल मार्क्स हो गए। व्हाट इज एवरेज, एवरेज क्या होता है, टोटल डिवाइड बाय टोटल ना। जैसे
total marks divided by total student, that will be average. Yes. है ना? तो अगर तुम्हें लाइक एवरेज को मल्टीप्लाई करना है टोटल मार्क्स से, तो तुम्हें टोटल स्टूडेंट से टोटल मार्क्स भी मिल जाएंगे। नहीं, like वैसे we are यहाँ पर finding average of one student and then we are multiplying by number of students. हाँ, सो टोटल मार्क्स आ गए। सिमिलरली यहाँ पर अगर एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी पता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बिकॉज इसको तुम दूसरी तरह तुमने थोड़ी देर पहले खुद ही देखा था कि टोटल काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल कर देते हैं तो एवरेज आ जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एवरेज और किसको मल्टीप्लाई करोगे? टोटल मॉलिक्यूल्स को, टोटल एनर्जी आ जाएगी। सो ये हो गया हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी वगैरह। नाउ हमने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि यार वेलोसिटी जो है गैस मॉलिक्यूल्स का लाइक अलग अलग हो सकता है ना, और अलग अलग गैस मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है, मतलब एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी जो है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमें बताया था मैक्सवेल ने। ओके, ऑब्वियसली ये अपना क्रिकेटर मैक्सवेल नहीं, दूसरा मैक्सवेल है। तो मैक्सवेल ने इसके बारे में बताया था। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे नेक्स्ट। ओके, सो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल क्या बोलता है कि हमारे पास किसी कंटेनर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स में से बहुत ही लेस वेलोसिटी के मॉलिक्यूल का नंबर भी कम होगा, एंड वेरी हाई वेलोसिटी के जो गैस मॉलिक्यूल है उनका भी नंबर कम होगा। मतलब ना तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा वेलोसिटी के होंगे, ना ही बहुत कम वेलोसिटी के मॉलिक्यूल होंगे। ज्यादातर मॉलिक्यूल जो है वो इंटरमीडिएट वेलोसिटी के होंगे, मतलब बीच की कोई वेलोसिटी रेंज रहेगी, उसके ज्यादातर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ओके, तो ना तो मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल तुम्हें हायर वेलोसिटी रेंज के मिलेंगे, ना बहुत लोअर वेलोसिटी रेंज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो तुम्हें मिलेंगे वो एक बीच वाली रेंज होगी वेलोसिटी की, उसके मिलेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, number of molecules with very higher velocity is less, and with very low velocity is also less. Maximum number of molecules have intermediate range of velocity। ठीक है, सो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी है वो बीच वाली रेंज की वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स का नंबर भी कम है, बहुत कम वेलोसिटी के मॉलिक्यूल का नंबर भी कम है। बीच की जो वेलोसिटी रेंज जो है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये बताया था मैक्सवेल। ठीक है, तो इसने इसके लिए एक इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन हम लिखा देंगे अभी, बट उस इक्वेशन को तुम्हें याद नहीं रखना, वो इक्वेशन कोई पूछता नहीं है। मिडिल ऐसा कुछ फिक्स नहीं है अर्थिल कि मिडिल वेलोसिटी क्या है। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। जैसे मान लो मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ
कि यार हमारे पास मान लो वेलोसिटी रेंज जो है मान लो 1 से 600 मीटर पर सेकंड, जैसे ऐसे एग्जांपल ले, ठीक है ऐसे ही। तो 1 से 600 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी रेंज है। तो मतलब बहुत लो वेलोसिटी, मतलब मैं ऐसे बोलता था 1 से 50 की रेंज में बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे, या 500 टू 600 की रेंज में बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे। बीच की जो रेंज होगी मान लो 50 से 500, उसके मतलब उस रेंज में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। जैसे ऐसे एग्जांपल ले लिया, ऐसा कुछ फिक्स है नहीं, बट हम जनरली ये बोलेंगे कि वेरी लो वेलोसिटी के मॉलिक्यूल का नंबर कम है, वेरी हाई वेलोसिटी के मॉलिक्यूल का नंबर भी कम है, एक इंटरमीडिएट वेलोसिटी के जो मॉलिक्यूल है उनका नंबर ज्यादा। तो इसके लिए इसने एक इक्वेशन दिया था मैक्सवेल ने, उस इक्वेशन को याद नहीं रखना है, ठीक है। हम इक्वेशन तुम्हें बता देते हैं बट इक्वेशन को याद नहीं रखना है। इक्वेशन देख के तुम थोड़ा डर भी सकते हो, बट जैसे मैंने बताया इक्वेशन को याद रखने की जरूरत है नहीं। ओके, सो यस, नहीं ऑब्वियसली होंगे, दैट्स व्हाई हमने रेंज बताया ना अर्थ से, उस रेंज में भी मॉलिक्यूल होंगे ना, दैट्स व्हाई हमने रेंज बताया, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे वहां पर। ओके, सो मैक्सवेल ने क्या बोला कि नंबर ऑफ, मतलब इसे एक इक्वेशन डिफाइन किया था इसके लिए। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having velocity between u and u plus du is, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी u प्लस du के बीच में है, इसके बीच में u एंड u प्लस du के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? थ्री बाई टू then e raised to power minus mu square divided by 2RT u square du, ठीक है। तो ये इक्वेशन से उसने बताया कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच में है, वो मॉलिक्यूल इतने होंगे, ठीक है। इस इक्वेशन से वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तुम्हारे पास जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस du के बीच में होगी। जैसे मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग चीज क्या है वो पता ही होगा। कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, टोटल मॉलिक्यूल्स है ना। कैपिटल एम जो है ये मोलार मास हो गया गैस का, आर तो गैस कांस्टेंट बताया हमने, टी टेम्परेचर हो गया, है ना। तो u एंड u प्लस du के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स है उसका नंबर तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारे पास मान लो टोटल मॉलिक्यूल्स है 1000, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1000। यस, वो नीचे 2 पाई आर टी है, m अपॉन 2 पाई आर टी। ओके, नीचे जो है 2 पाई आर टी है। सो हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास मान लो टोटल मॉलिक्यूल 1000 है, ठीक है। टोटल मॉलिक्यूल कितने 1000। अब वो टोटल 1000 मॉलिक्यूल में से ऐसे मॉलिक्यूल का नंबर तुम बताओ। टोटल 1000 मॉलिक्यूल है किसी गैस के, है ना, एक कंटेनर, उसमें टोटल मान लो 1000 मॉलिक्यूल है, तो कैपिटल एन जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई 1000, ठीक है। अब इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल का कुछ अलग अलग वेलोसिटी है। तुम्हें मॉलिक्यूल्स का नंबर बताना है जिनकी वेलोसिटी मान लो 300 एंड 301 मीटर पर सेकेंड के बीच, 300 एंड 301 मीटर पर सेकेंड के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल का नंबर बताना, ठीक है। तो एक तरह से इस इक्वेशन से तुम बता सकते हो। एक तरह से देखो, ये जो 300 है ना, ये 300 क्या हो गया, u हो गया। ओके, 300 जो है वो क्या हो गया, u हो गया, और 301 जो है वो u प्लस du हो गया।
ओके, सो 300 एंड 301 के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स है तुम इस इक्वेशन से पता कर सकते हो। ये क्या हो गया, ये यू हो गया एंड ये यू प्लस डी यू हो गया। ओके, सो बेसिकली डी यू का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया ना, तो ये वाली वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये यू स्क्वायर जो है तो यू की जगह 300 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर भी कुछ दिया होगा मान लो, और मोलार मास भी कोई गैस दी होगी तो उसका पता होगा, तो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें डीएन मिल जाएगा। तो डीएन क्या बताएगा, ऐसे मॉलिक्यूल का नंबर जिनकी वेलोसिटी 300 एंड 301 के बीच में। ठीक है, बट ऑब्वियसली वो हमें नहीं निकालना है। ठीक है, ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट मैंने बताया कि उसको ये इक्वेशन से क्या मिला। ठीक है, सो उसको इस इक्वेशन से क्या मिला, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी यू के बीच। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में कितने मॉलिक्यूल हैं वो इस इक्वेशन से बता सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में कितने मॉलिक्यूल है ना, तो इस इक्वेशन से बता सकता है। इस इक्वेशन को तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, बाद में इस इक्वेशन को यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ का शेप तुम्हें जरूर पता होना चाहिए कि वो ग्राफ का शेप कैसा होता है। ठीक है, तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कराएंगे अभी। ओके, आज बस हम यहीं पे इतना ही करके एंड करेंगे। लिख लो, अच्छा रीड करो एक बार, तो इक्वेशन रीड करने का ऐसा है कि डी एन इज इक्वल टू 4 पाई एन देन m बाई 2 पाई आर टी रेस टू 3/2। इसके बाद है e रेस टू माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2 आर टी एंड देन u स्क्वायर डी यू। दिस इज इक्वेशन। यस सच बोलो। दक्ष बोलो। e रेस टू माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2 आर टी, e रेस टू की पावर में है वो माइनस m स्क्वायर अपॉन 2 आर टी। Sir, after this we will like integrate or something because एक साइड dn है ना, इसलिए। नहीं, डीएन जो है वो इंटीग्रेट वाला नहीं है, ये जस्ट डीएन जो है वो क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर है जिनकी वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी यू के बीच है, उस नंबर को हम डीएन बोलते हैं। ओके, अच्छा, उस नंबर को इट्स नॉट डिफरेंशिएटिंग ना। नहीं, इट इज नॉट, इट इज लाइक इट्स वेरी स्मॉल नंबर। अच्छा, जैसे मैंने बोल रहा एग्जांपल लिया कि 300 एंड 301 मीटर पर सेकंड के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूल का नंबर काफी कम होगा ना। यस, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डीएन। ओके ओके सर, मुझे लगा डिफरेंशिएट हो रहा है। नो, इट इज वेरी स्मॉल नंबर, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग डीएन। स्मॉल इंटरवल के लिए हम डी यूज करते हैं जनरली। ओके सर, और ई क्या होता है? ई तो एक्सपोनेंशियल ना, एक्सपोनेंशियल टर्म मैथ्स में आता है ना, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट। हाँ, यस वो है वो सर, बट दैट माइनस mu square 2rt किसके, लाइक इट इज वो एक्सपोनेंट उसकी ऑफ पावर है, एक्सपोनेंशियल की पावर है माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2r। नहीं, लाइक वो दैट इज एन एक्सपोनेंट बट ऑफ which part of the equation? e रेज टू पावर है ना वो माइनस में, जो एक्सपोनेंशियल है उसकी पावर में माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2rt है, एंड वो e जो है वो पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब अपने पास दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, वो पूरा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा। सर, हमने मैथ्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे सीखा है, लाइक नीचे बेस कुछ होगा एंड देन ऊपर पावर होगा। हमने ई वाला नहीं सीखा अभी। नहीं, वो ln है जिसकी तुम बात कर रहे हो, ln होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू रहती है। अच्छा, ठीक है, हाँ, इसकी e की जो है वैल्यू रहती है। ओके सर। ओके, सो ऑब्वियसली मतलब तुम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो अगर चाहो तो, कि यार तुम्हें पर्टिकुलर रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो तुम बता सकते हो, बट वो कोई पूछेगा नहीं तुमसे। ठीक है, तो इस ग्राफ को मतलब इस इक्वेशन को यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे। हाँ सिद्धार्थ, e की वैल्यू 2.71 होती है, इलियोरेस्ट कांस्टेंट बोलते हैं उसे वैसे। यस करेक्ट है, बट इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यस अर्शिल बोलो। सर, तो इसमें लर्न क्या करने का ये पार्ट में? अर्शिल आवाज नहीं आ रही है सर, ये पार्ट में क्या लर्न करने का ये छोड़ के? अरे यार तुम्हारी आवाज कुछ अलग ही
जैसे ड्रम सा बज रहा हो ऐसे जिसका आ रहा है, तुम चैट पे ही लिख दो। तुमने ऐसे लिखा है सर वो 1 to 600 लिया था, वो वेलोसिटी था क्या, कब लिया था वो? हाँ वो हमने पहले एक एग्जांपल जो बताया ना 1 to 50 देन 500 to 600, तो वेलोसिटी बताया था। सर ये पार्ट में लर्न क्या करना होता है, मतलब अरे यार नहीं आ रही तेरी आवाज, आती है फिर वो इस टाइप का कुछ आवाज आता है जैसे ड्रम सा बज रहा हो ना। अच्छा इस पार्ट से क्या लर्न करना, जो ऊपर मैंने लिखा ना वो लर्न करना, ठीक है? जो ब्लैक में लिखा ना वो लर्न करना है, जो ग्रीन में लिखा उसको लर्न करने की जरूरत नहीं। ओके, जस्ट उस इक्वेशन का यूज होगा ग्राफ बनाने में। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ याद रखना, ठीक है? इस इक्वेशन को याद नहीं रखना। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज का कोई होमवर्क नहीं है, एक बार नोट्स फिर से पढ़ लेना। ओके, यस अर्षित।